तो यानी कल जो हमने सीखा था वो सीखा था पर्सन, और पर्सन में बताया था तुमको 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपको बताया था कि उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन में भी आपको देखने को मिल सकता है सिंगुलर प्लूरल, और थर्ड पर्सन में भी आपको सिंगुलर प्लूरल देखने को मिल सकता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो कहने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सामने वाला सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, और किसी तीसरे की हम बात करने लगे वो थर्ड पर्सन है। कहने वाला एक भी हो सकता है, कहने वाला एक होगा तो आई होगा, एक से ज्यादा होगा तो वी होगा। सेकंड पर्सन सुनने वाला एक होगा, यू होगा, एक से ज्यादा होगा तो भी यू ही होगा। थर्ड पर्सन की बात करें तो उसमें आपको बताया था थर्ड पर्सन में किसी एक की बात है तो ही हो सकता है, सी हो सकता है, हो सकता है, किसी का भी नेम हो सकता है, और सबका जो प्लूरल होगा वो आपका दे होगा। ठीक, यानी किसी तीसरे व्यक्ति की बात करने के लिए उसमें कई सारे हो सकते हैं, तो फिर उस कंडीशन में दे का इस्तेमाल हम करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था इस सिंगुलर प्लूरल के चक्कर को मारो गोली, आप 4 वर्ड याद रखिएगा। आई वी यू दे, इंग्लिश में 4 वर्ड होते हैं आई वी यू दे, जो हमेशा यूज में होते हैं प्लूरल, नेचर में कैसे भी हो लेकिन यूज में ना हमेशा प्लूरल होते हैं, इनको हमेशा प्लूरल के जैसा ट्रीट करना। आई वी यू दे 4 वर्ड है मात्र, चारों को इसको इनको जो ट्रीट करना है वो एज प्लूरल के रूप में ट्रीट करना है, और बाकी जो बचता है वो सब सिंगुलर है। उसके बाद जिक्र किया था प्रोनाउन टेबल का पढ़ने का है, और प्रोनाउन टेबल में भी हमने क्या किया था, उसमें भी पर्सन बांटा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उसमें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। पजेसिव केस में भी 2 भागों में बांटा था, पजेसिव एडजेक्टिव में, पजेसिव प्रोनाउन में। सब्जेक्टिव केस का मतलब हमने तुमको बताया था, ये जितने भी सब्जेक्टिव कॉलम आपके हैं कि भाई आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है, ये सारे के सारे ना आपके सब्जेक्ट की जगह प्रयोग होगा, सब्जेक्ट की बात होगी। बाकी जो ऑब्जेक्टिव केस था वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग होगा। और जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, हमने ये बताया था पजेसिव एडजेक्टिव के बाद ना कोई नाउन आएगा, पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा, और दोनों हैं पजेसिव केस, दोनों ही आपके पजेशन को शो करेंगे, अधिकार को शो करेंगे, यानी अधिकार को दिखाएंगे वो। ठीक, यानी आपकी अथॉरिटी को उस पर दिखाएंगे कि भाई हाँ तुम्हारा इस पे हक है किसी चीज को लेकर के, भाई ये बाइक मेरी है तो ये बाइक मेरी है, तो दिस बाइक इज माइन, ये बाइक मेरी है। ठीक है, तो यानी यह बाइक मेरी है ये बोलना हो तो दिस बाइक इज माइन, या यह मेरी बाइक है तो मेरी बाइक, तो मेरी के बाद आपने जोड़ दिया बाइक, तो यहाँ पर हो गया पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अगर मेरी के बाद आ रहा है आपका कोई नाउन तो वहाँ पर फिर आपका पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। जैसे बोलना है कि भी एग्जाम्पल भी दिया था हमने कल भी दिया था पेन के बारे में, यहाँ बाइक के बारे में देते हैं कि भाई यह बाइक मेरी है। अब यह बाइक मेरी है तो इट मीन्स पता है क्या है कि दिस बाइक और इज माइन, तो यहाँ पर माइन आएगा क्योंकि माइन इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर मेरी के बाद ना कोई नाम नहीं आ रहा है, कोई नेम नहीं आ रहा, किसी का नेम नहीं आ रहा, तो यहाँ पर माइन का इस्तेमाल करेंगे, यानी मेरी के लिए फिर माइन का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये कुछ तरीके से हो कि भाई यह मेरी बाइक है, अब मेरी बाइक है तो इट मीन्स क्या हुआ कि मेरी के बाद ना नाउन आ रहा है, जब नाउन आ रहा है तो फिर उस केस में जो है दिस इज माय बाइक। अब यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, है दोनों पजेसिव केस ही, लेकिन यहाँ पर जो इस्तेमाल करेंगे वो पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके बाद ना कोई नाउन आता है। अगर माइंड के बाद कोई नाउन लगाया आपने, कोई नाउन लगा दे तो वो ब्लंडर हो जाएगा, ये वाला राइट होगा। ठीक है, माइंड के बाद नाउन नहीं आता, बट पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आता है, अगर नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ कर देते माय, दिस बाइक इज माय, भाई ये बाइक मेरी है, तो ब्लंडर हो जाएगा, गलत हो जाता है। तो बोले तेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये यहाँ पर अब जब आता है भाई माय की बात आती है, माइन की बात आती है, यहाँ तो मेरा हो गया, योर्स की बात है तुम्हारा हो गया है, फिर उसके बाद आपका हिज है, हर है, हर्ष है, इट्स है, और डियर है, और मतलब आपका डियर्स है। तो इस तरीके से वो भी हम कर लेंगे, ऐसी वजह से उनको दिखा देंगे। तो बोलो कोई आपत्ति है? तक ये चीजें क्लियर हो गई अब? आगे बढ़ा जाए तो चलिए आगे बढ़ते तो हैं। और आज नया चैप्टर हम शुरुआत करेंगे, वो भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है,
और जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं ना, इस चैप्टर की मदद से ही याद रखना पूरी इंग्लिश की आप धज्जियां पढ़ा देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आप पढ़ने जा रहे हैं आप। और याद रखिएगा, इस चैप्टर को आप अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो याद रखिएगा, आपको टेंस कोई मायने नहीं रखता है, आपको वॉइस कोई मायने नहीं रखता है, आपको नरेशन कोई मायने नहीं रखता है। और जब याद रखिएगा, जब आपका टेंस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, नरेशन क्लियर है, तो फिर आपको जो है स्टोरी बनाना, ऐसे लिखना, एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना, वो ये सारी चीज़ें कोई मायने आपको नहीं रखेंगी, ठीक है। और उसके बाद सिंथेसिस बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको मायने नहीं रखेंगी। कब? जब आपको जो आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा हो ये आपका क्लियर हो। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं। याद रखना, इसी पे सारी चीज़ें टिकी होंगी और आगे मैं तुमको हर चीज़ को प्रूव करके दिखाऊंगा। सारी चीज़ें इसी पे टिकी होंगी। और जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो क्या है पता है? वो है आपका वर्ब। जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका वर्ब चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वर्ब, आखिर वर्ब क्या होता है, यानी वर्ब हम पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसका यूज कितना होगा वो आने वाले टाइम में आपको बता दिया जाएगा। आप खुद देखेंगे कि भाई हाँ, इसके बिना कुछ भी नहीं है। अगर ये हमारा अच्छे से नहीं है तो कुछ नहीं हमको मिलने वाला है। इसको अच्छे से हमको करना पड़ेगा, ठीक। वर्ब चैप्टर हम पढ़ेंगे। और वर्ब में आप जान लीजिए, मैंने जब आपको क्लास शुरू किया था तो मैंने तुमको इस तरीके से बताया था, कुछ स्टार्टिंग किया था कि भाई सबसे जो छोटी इकाई होती है हमारी इंग्लिश में वो है लेटर है, फिर सिलेबल है, फिर वर्ड है, फिर क्लाउज है, फिर सेंटेंस है। इस तरीके से बताया था तुमको। सेंटेंस को भी दो भागों में ब्रेक किया था, सब्जेक्ट और आपके प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट तो वहाँ डिस्कस कर दिया था, प्रेडिकेट में दो पार्ट आपका बचा था, वर्ब बचा था और अदर वर्ड आपका बचा था। क्योंकि सेंटेंस में ना तीन ही चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। तो हमने जो डिस्कस कर लिया था ना, वो अपना सब्जेक्ट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद बचा था वर्ब और अदर वर्ड। तो क्या है, पहले वर्ब को पढ़ेंगे फिर अदर वर्ड को पढ़ेंगे, ठीक। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे फिर वर्ब क्या होता है, ठीक। वर्ब अब आपने पढ़ा होगा, वर्ब आप पढ़ लेते कि क्रिया, क्रिया है वो क्रिया होती है। तो क्रिया, क्रिया कैसी क्रिया होती है, ठीक है। तो ये चीज हम जानने का प्रयास करेंगे, रियल मायने में आखिर वर्ब होती क्या है। तो याद रखना, अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब जो होती है आपकी, वो दो तरह की वर्ब होती हैं, ठीक है। कोई पूछे भाई वर्ब होता क्या है? वर्ब का मतलब है कि it shows doing or being something. It shows doing or being something, यानी ये जो दिखाती है वर्ब आपकी क्या करेगी, कुछ करने या होने को शो करेगी। It shows doing or being something, ये यानी करना या होना शो करती है, उसको हम जो है ना वर्ब कहते हैं। यानी वर्ब शोज डूइंग और बीइंग समथिंग। कुछ वर्ब तो ऐसी होती हैं जो करने को शो करती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो होने को शो करती हैं, ठीक। दो तरह की हमारी वर्ब होती हैं, जो एक तो करने को शो करती हैं और एक होने को शो करती हैं। कैसे कैसे अभी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने लिखा ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। अब हमने बोला ही प्लेस क्रिकेट, तो वही सेंटेंस में तीन ही चीजें होती हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है, तीन ही चीजें तो होती हैं। अब ही प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है, तो जब खेलता है तो बोलो इसमें क्या है, मूवमेंट है, एक्शन है, काम है, ठीक है। तो यानी ये क्या है, ये करने को शो कर रही है। प्ले मतलब करना, ये खेलता है तो ये क्या होगा, एक डूइंग वर्ब होगी, ठीक है। यानी करने को शो कर रही है, इसमें कुछ मूवमेंट है। यानी एक ऐसी वर्ब जिसमें कुछ मूवमेंट आपको दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड डूइंग वर्ब, उसको हम डूइंग वर्ब कहते हैं। तो ये आपकी डूइंग वर्ब है, यानी क्या है, ये करने को शो कर रही है, ठीक है। अब मान लीजिएगा ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। हमने कहा कि भाई ही इज अ प्लेयर, हमने कहा भाई ही इज अ प्लेयर, हमने ये कहा इज अ प्लेयर। सेंटेंस कोई भी हो दुनिया का, हमने आपको बताया कि उसमें तीन ही चीजें आपको मिलेंगी, सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा और अदर वर्ड मिलेगा, तीन ही चीजें आपको मिलेंगी, ठीक। अब सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड मिलेगा तो बोलो ये वर्ब है, और इसका मतलब ये मान लीजिए प्लेयर है। अब ये एक प्लेयर है तो बोलो प्लेयर है, कोई मूवमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये प्लेयर है, कुछ कर रहा है क्या, कोई एक्शन है यहाँ पर, नहीं ना, लेकिन फिर भी वर्ब तो है। तो और ये वर्ब जो है ना, ये आपकी बीइंग वर्ब है, ये होने को शो करती है, यानी होना दिखाती है, ये ऐसी वर्ब है, ठीक है, ये होने को शो करती है। तो मतलब दो तरह की वर्ब होती है, डूइंग और बीइंग समथिंग, यानी कुछ करने को शो करे, होने को शो करे, उसको हम वर्ब कहते हैं। कोई पूछे सिंपली कि भाई वर्ब किसे कहते हैं, तो भाई इट शोज डूइंग और बीइंग समथिंग, जो करने या होने को दिखाए ना, दैट इज कॉल्ड वर्ब, उसको हम वर्ब कहते हैं।
बोलो यहाँ तक कोई डाउट है नो डाउट सर। कि भाई वर्ब का मतलब क्या होता है? याद रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सो रहे हो क्या? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, ठीक है। यानी वर्ब का मतलब है जो करने या होने को दिखाए, उसको हम वर्ब कहते हैं। और इसके बिना कुछ नहीं होगा। ना तो आप टेंस को आप कर सकते हो, ना वॉइस कर सकते हो, ना नरेशन कर सकते हो। अगर ये अच्छा है तो मान लीजिए सब कुछ अच्छा है। वर्ब आपने पढ़ लिया तो याद रखना आप 50% ग्रामर की धज्जियां उड़ा दोगे। ये चीज ध्यान रखना। ग्रामर पे इतना कुछ टिका है आपका। ग्रामर इतना मतलब ग्रामर में मतलब पढ़ने के लिए वर्ब आपका इतना इंपॉर्टेंट है। यानी वर्ब पे इतनी सारी चीजें आपकी टिकी हैं। वर्ब को पढ़ना बेहद जरूरी है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो वर्ब को मैं चाहता हूँ कि इतना आपको लिख लिया जाए, आप उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो यूट्यूब देख रहे हैं वो अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। चलिए तो हो गया है, यस सर। आगे बढ़ा जाए। तो यानी वर्ब का मतलब है जो करने या होने को शो करें, उसको हम वर्ब कहते हैं। दो तरह की वर्ब आपको मिलेगी जो करने या होने को शो करेंगे। चलिए ये तो बात होगी मतलब दिखने की बात होगी, ये तो ठीक है। ये है बात दिखने की आपकी। एक ऐसी वर्ब आपको दिखेगी जो करने को शो करेगी, एक ऐसी वर्ब आपको दिखेगी जो होने को शो करेगी। हालांकि वैसे वर्ब को अगर हम बांटने का प्रयास करें तो फिर हम उनको मतलब क्या भागों में बांट सकते हैं, किन पार्ट में बांट सकते हैं। तो याद रखिएगा कि वर्ब ना मेनली ना दो तरह की होती हैं। मेनली जो वर्ब होती है वो दो तरह की होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती है पता है, उनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। वर्ब जो होती है आपकी दो तरह की, एक तो होती है आपकी मेन वर्ब, एक तो आपकी मेन वर्ब होती है मेन वर्ब, और एक जो होती है एक होती है आपकी एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब यानी दो तरह की वर्ब होती है, एक तो मेन वर्ब होती है और एक आपकी एक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक। मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब की संख्या कुछ नहीं है, इनफाइनाइट, ठीक, ये अनंत है। मेन वर्ब की कोई गिनती नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्सिलरी वर्ब की गिनती है। याद रखना ये जो होती है मात्र और मात्र तुम्हारी टोटल 24 होती है। ये सिर्फ और सिर्फ 24 होती है, सिर्फ 24 संख्या में होती है। जो आपकी एक्सिलरी वर्ब है ये मात्र संख्या में 24 होती है। और इनका सबसे बड़ा अहम रोल होता है इनका भी, ठीक है। इनका सबसे बड़ा अहम रोल होता है किसी भी स्ट्रक्चर को शो करने के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए है, किसी का भी टेंस शो कराने के लिए इनका सबसे बड़ा रोल होता है, जो टेंस को शो करती हैं। इनको हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे इनका यूज होगा। पहले एक बार ना इनको देख लो, ये दिखने में कैसी हैं, इनके अंदर आगे क्या क्या आता है। एक्सिलरी वर्ब को भी अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें सब पार्ट में ना, तो सबसे पहला आता है आपका प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब ये आपकी होती है प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब इसमें इनकी जो संख्या होती है ना मात्र और मात्र वो होती है आपकी 11, सिर्फ 11 होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब होती हैं आपकी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिलरी जो वर्ब्स होती हैं आपकी वो मात्र मात्र कितनी होती हैं? 11 होती हैं। कौन कौन सी है ये? इनकी हम बात करें तो ये है आपकी डू, डज, डिड। ऐसे ही आपका आता है इज, एम, आर, वॉज, वर। और इसमें आता है आपका हैज, हैव और हैड। ये मात्र टोटल आपकी 11 होती है, सिर्फ 11 हो गया 11। तो यानी डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर और हैज, हैव, हैड ये मात्र संख्या में सिर्फ और सिर्फ आपकी 11 होती है, नहीं 11 होती है, ठीक, जो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। इसके बाद जो आता है आपका वो आता है आपका मॉडल्स। और जो मॉडल्स होते हैं वो आपके होते हैं 10 होते हैं मॉडल सिर्फ और सिर्फ आपके। कौन कौन से होते हैं वो होते हैं आपके विल, वुड और शैल, शुड। ऐसे ही आपका आता है कैन, कुड और मस्ट, आउट टू। ये आपके टोटल 10 होते हैं, यानी अच्छा अभी 8 रह गए।
अच्छा जी, तो मे माइट, ये आपके टोटल 10 होते हैं, यानी विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड और मस्ट, आउट टू और मे, माइट, ये आपके टोटल 10 होते हैं जो मॉडल्स होते हैं, ये 10 होते हैं। तो और इसके बाद जो आता है थर्ड पार्ट, वो आता है आपका सेमी मॉडल्स का। सेमी मॉडल्स, और जो सेमी मॉडल्स होते हैं वो संख्या में सिर्फ और सिर्फ 3 होते हैं, सिर्फ और सिर्फ। और वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके डेयर और नीड और यूज्ड टू, ये मात्र 3 होते हैं सेमी मॉडल। ये टोटल तुम्हारी 24 होती हैं जो एक्सिलरी वर्ब होती हैं। जो एक्सिलरी वर्ब होती हैं टोटल आपकी कितनी होती हैं? 24 होती हैं। ठीक, जितना आपके टेंस के हिसाब से, वॉइस के हिसाब से, नरेशन के हिसाब से जितनी आपको जरूरत पड़ेगी ना, उतना ही आपको वर्ब सिखाया जाएगा। ठीक है, उतना ही वर्ब आपको पढ़ाएंगे, बाकी डिटेल में पढ़ने की तो और भी काफी सब कुछ इसमें सीखने को मिलेगा वर्ब में। ठीक है, फिलहाल आपको इतना ही पढ़ाएंगे जिससे कि आप अपना टेंस अच्छे से कवर कर सके, वॉइस नरेशन आप अच्छे से कवर कर सके। ठीक है, इसको पूरा आपको चैप्टर को नहीं पढ़ाया जाएगा, नहीं तो पूरा पढ़ेंगे तो कम से कम 4 से 5 क्लास इसमें आपका लगेगा वर्ब में। ठीक है, तो फिलहाल हम इतना ही जानने का प्रयास करेंगे कि जितना हमको टेंस के लिए जरूरत है, जितना हमको वॉइस के लिए, जितना हमको नरेशन के लिए जरूरत है। तो ये आपके टोटल 24 आपकी एग्जेक्टिव वर्ब होती है। ठीक, और यानी 11 आपकी प्रिंसिपल एग्जेक्टिव वर्ब्स हैं और 10 आपके मॉडल्स हैं और 3 आपके सेमी मॉडल्स हैं। ठीक, इस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि इतना लिख लिया जाए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और जो YouTube देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, हो गया है, आगे बढ़ा जाए। तो यानी ये होते हैं आपके वर्ब, यानी 2 तरह के मेनली वर्ब होते हैं, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब में आपका टोटल 24 है। 24 में 11 आपके प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, डू, डज, डिड और इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। मॉडल्स में आपका विल, वुड, 10 मॉडल्स हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मस्ट, आउट टू, मे, माइट। सेमी मॉडल 3 है आपके, डेयर, नीड और यूज्ड। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए हैं। और किस चीज को सीखने की जरूरत है वर्ब में? जो हमको जरूरत पड़ेगी आपके टेंस बनाने में, वॉइस और नरेशन। ठीक, अब क्या करना है आपको पता है, साथ के साथ ना कॉपी मारते रहना है। ठीक है, साथ के साथ कॉपी मारते रहना है। आपको समझा, आपको बाद में देंगे, फिलहाल आप कॉपी मारिए मेरे साथ। ठीक है, और उसके बाद आपको समझा देंगे, क्योंकि साथ के साथ हम लिखेंगे और उसके बाद फिर समझाएंगे, इस तरीके से नहीं होगा। तो साथ के साथ आप लिखते रहिए। रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब, आखिर जो एक्सिलरी वर्ब है इनका रोल क्या होता है? रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब, रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब। तो इसमें कैसे कैसे पढ़ना है वो बात की बात है। फिलहाल आप जैसे लिखा जा रहा है ऐसे ही आपको लिखते रहना है। V1, V2, V3, V4 और V5। चलिए, जितना लिख लिया है। और इसमें जो आता है आपका पहला है आपका वर्ब टू बी। वर्ब टू बी, वर्ब टू बी का मतलब होता है होना, वर्ब टू बी होना। और इसमें V1 में जो आता है वो आता है आपका एम आता है और आर आता है। V2 में वॉज आता है, वर आता है। V3 में आपका बीन आता है, इसमें आपका बीइंग आता है और इसमें आपका इज आता है। नेक्स्ट है आपका वर्ब टू डू। वर्ब टू डू बोले तो करना, करना। इसमें क्या क्या आता है? डू, डिड, डन और डूइंग, डज।
जो आता है इसमें आपका वो आता है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव का मतलब होता है रखना। इसमें V1 में जो आता है हैव, V2 में हैड, V3 में भी हैड, इसमें आपका हैविंग, और V5 में आता है आपका हैज। इसके बाद आता है तुम्हारा वर्ब टू नीड। वर्ब टू नीड में नीड, needed, needed, needing, needs। वर्ब टू नीड का मतलब होता है जरूरत। इसके बाद आता है आपका वर्ब टू विल। वर्ब टू विल का मतलब होता है इच्छा। विल, willed, willed, willing और wills। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है वर्ब टू डेयर। वर्ब टू डेयर का मतलब होता है साहस। इसमें V1 में आता है आपका डेयर, 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 डेयरिंग, डेयर्स। चलिए देखिए, जो यूट्यूब देख रहे हैं वो स्क्रीन शॉट ले लेंगे, ठीक है। उनको टाइम दे रहा हूँ स्क्रीन शॉट के लिए। चलिए लिख लिया तो है। एक काम करिए, इसके ऊपर एक चीज़ और लिख लीजिए, कुछ लिख रहा हूँ उसके ऊपर। ये होता है तुम्हारा प्रेजेंट, और प्रेजेंट जो होता है ये होता है तुम्हारा सिंगुलर। ये सिंगुलर होता है, प्रेजेंट सिंगुलर, सॉरी ये प्रेजेंट प्लूरल होता है तुम्हारा, प्रेजेंट प्लूरल। और इसको लिखिएगा पास्ट। पास्ट में प्लस माइनस कर लीजिएगा, प्लस माइनस है सिंगुलर पर दोनों होता है। P3 जो बना है वो सिर्फ आपका परफेक्ट के लिए बना है। B4 जो बना है वो आपका कंटिन्यूअस के लिए बना है। और जो V5 है वो आपका प्रेजेंट के लिए बना है। और प्रेजेंट में भी ना आपका ये सिंगुलर के लिए बना है। बस इतना लिख लीजिए। बाकी जो चर्चा है हम कल करेंगे, आखिर ये है क्या, इनको लिखा है क्यों गया, इनकी जरूरत हमको क्या पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना हम कल डिस्कस करेंगे, इनकी जरूरत पड़ेगी तो ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं उनको वीडियो पसंद आए तो क्या करना, वीडियो को शेयर करना फ्रेंडों के साथ, और लाइक शेयर कमेंट करना है। जैसी वीडियो लगे वो बताया करो। आप देख तो लेते हैं लेकिन आप बता दे नहीं है, जैसा भी लगे बताइए। कोई सजेशन है आपका तो मोस्ट वेलकम। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं, तो कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग।